हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। ठीक, आपकी तीनों वैकेंसी आ चुकी है, सीजीएल की भी, सीएचएसएल की भी और एमटीएस की भी। तीनों में जीके जीएस आपकी आती है, जिसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्या होती है, फिजिक्स। तो आज हम लोग फिजिक्स की चर्चा करेंगे और उन सभी प्रश्नों की जो एसएससी सीजीएल में आपके पूछे जा चुके हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए, पूरा वर्णन करते हुए चलेंगे, डिटेल में समझाते हुए चलेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ध्यान से समझना है एक एक चीज को। देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, किए गए कार्य की इकाई बताइए, या इकाई क्या है। अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप ऊपर देखो, लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022। एग्जाम डेट क्या थी आपकी, 1/12/2022 से लेकर 13/12/2022। यानी जितने भी ये प्रश्न हम आज चर्चा करेंगे, ये सब एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं। आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा, राउंड फिगर में आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किए गए कार्य की इकाई क्या है। यानी आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई या कार्य का मात्रक आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब देखो एक चीज समझो, जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्य का मात्रक पूछा जाए। आप एक चीज समझो ध्यान से, क्या आपसे पूछ सकता है, अगर कभी भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। एक तो आप ये याद कर लीजिए। दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर कभी भी ऊर्जा का मात्रक पूछ दे, कभी भी ऊर्जा का मात्रक पूछ दे, तो ऊर्जा का मात्रक आप बताओगे, ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल। ध्यान से समझो। और अगर आपसे कभी भी कार्य तथा ऊर्जा, ध्यान से समझो, कार्य तथा ऊर्जा की विमा पूछ दिया जाए। देखो जो भी क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपसे विमा पूछ दी जाए तो इसकी विमा होती है ml² t-2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं आपके पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। देखो सही तैयारी का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो तो आपको तैयार करना ही करना है, साथ में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी तैयार करो। आप खुद समझो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, जो क्वेश्चन बन सके सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कभी कभार की बात अलग होती, एक या दो क्वेश्चन होगी। क्लियर? तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर कार्य का मात्रक पूछे या कार्य की इकाई पूछे तो जूल। अगर ऊर्जा की पूछे, अब देखो ऊर्जा में भी एक चीज समझो, ऊर्जा में भी कोई भी ऊर्जा हो, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, गुरुत्वीय ऊर्जा हो, कहने का मतलब दुनिया की कोई भी ऊर्जा, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा हो, चाहे वो चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा, सबका मात्रक सेम होता है, जूल। क्लियर? जूल होता है। और साथ में एक चीज ध्यान रखो, उसकी विमा भी सेम रहती है, ml² t-2। क्लियर? अब देखो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, आपको दिख रहा है, जो कार्य की इकाई है वो क्या हो जाएगी, जूल। दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और साथ में जो ऑप्शन दिए उनको भी समझो। यहाँ पर लिखा हुआ डेसिबल। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया कि डेसिबल किसका मात्रक है, तो ये ध्वनि की तीव्रता। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। जरूरी नहीं आपसे सिर्फ इकाई कार्य की पूछेगा या जूल की। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक है, आप सभी लोग जानते हो, एम्पियर धारा का मात्रक। अच्छा 9-10 से आपने पढ़ा होगा। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। बोलो चारों चीजें क्लियर हुई या नहीं? फिर से समझ लो, कार्य का मात्रक जूल होता है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, और वाट शक्ति का मात्रक होता है। और 2-3 पॉइंट इधर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम बार बार बात बोल रहे हैं, हर एक ऑप्शन की डिटेल में चर्चा करेंगे, ढेर सारे पॉइंट बताएंगे। यानी अगर आज हम 20 प्रश्न करने वाले हैं तो यकीन मानो वो कम से कम 50 से 60 प्रश्न के बराबर होंगे। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखो दूसरा प्रश्न समझो ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहे त्वरण का एसआई मात्रक। ध्यान से समझो, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। ध्यान से समझो, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय।
यानी अगर हम आपसे एक बात पूछें क्या कि वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे मीटर प्रति सेकेंड, और समय का सेकेंड होता है। ये सेकेंड और सेकेंड मिलकर क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका जो त्वरण का मात्रक है, ध्यान से समझो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं त्वरण का मात्रक। क्या लिख देते हैं, त्वरण का मात्रक, तो वो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे लगे हाथों विमा पूछ ली जाए, त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसकी विमा पूछे तो देखो m यानी लंबाई को किसमें, l से डिनोट करते हैं, और समय को t से, तो lt की पावर -2। फिर से समझ लो, आपसे त्वरण का मात्रक ही नहीं विमा भी पूछ सकता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निकला कहाँ से, हमने बता दिया, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, नीचे और एक सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड मिलकर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी विमा हो जाएगी, मीटर को l से डिनोट करते हैं तो l हो गया, और समय को t से विमा के रूप में डिनोट करते हैं तो lt की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन चौथा इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, ये चीजें भी साथ में आप नोट करते हुए चलो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरा लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, फिर खाली स्थान दिया है 2 टाइम। यानी आप ध्यान से समझो क्या कहने का मतलब है। कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो टाइम के साथ कैसा निर्भर करता है। पहला लिखा हुआ डबल प्रोपोर्शनल, दूसरा लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन इसका बी एकदम सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप समझो, देखो इसको कैसे समझोगे, आपने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय है, चीजें वहीं बस घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। अगर हमने आपसे यहाँ पर कहा कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे चाल इंटू समय। अब यहाँ पर दूरी को अगर हम d से लिखें, चाल को हम v से लिखें, और समय को t से लिखें, तो आप देखोगे d प्रोपोर्शनल t बन गया कि नहीं। d फॉर हो गया आपका डिस्टेंस, d फॉर क्या हो गया आपका डिस्टेंस, और t फॉर क्या हो गया टाइम। अब आप ही बता दो, अब तो दिख रहा होगा सामने कि ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो बी एकदम सही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो कोई समस्या है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। लिखा है जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। यानी आपको जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको जड़त्व के बारे में बताना है, जड़त्व के बारे में सही पहचान। पहला लिखा हुआ, देखो जब भी पहचान करने वाले हो हर एक ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। पहला लिखा है द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। देखो द्रव्यमान कह रहा है जितना कम होगा जो जड़त्व है वो उतना ही अधिक होगा, तो ये तो बात हो गई गलत। यानी जब द्रव्यमान कम होता है तो जड़त्व भी कम होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, और द्रव्यमान जब ज्यादा होता है तो जड़त्व भी ज्यादा। तो पहला तो नहीं होना है। फिर आगे पढ़ो, उसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है, पहला तो हो गया गलत। दूसरा लिखा हुआ भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अब देखो ध्यान से, भार का मतलब डब्लू, डब्लू कह रहा है जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये भी बात गलत, पहला भी गलत दूसरा। फिर लिखा है द्रव्यमान जितना अधिक होगा, यानी इस बार आपको कह रहा है द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। वही बात अभी हमने आपको बताई कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ज्यादा जड़त्व होता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। कह रहा है जो पिंड की गति है वो समान रूप से त्वरित गति, समझने का प्रयास करो। कह रहा है समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। पहला लिखा है विराम, फिर लिखा हुआ है मंद, फिर लिखा है परवलयिक, फिर लिखा है मुक्त रूप से गिरना। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। फिर से समझो, जैसे कोई वस्तु जब मुक्त रूप से गिरती है, जैसे आप छत पे हो, ठीक, छत से कोई पत्थर या कुछ भी वस्तु आप छोड़ रहे हो, जब वो मुक्त रूप से गिरती है तो वह त्वरित गति करती है। यानी जितना ऊंचाई से आप वस्तु को छोड़ोगे जैसे जैसे वो नीचे जाएगी वो उसकी त्वरित गति होगी, यानी प्रति सेकंड उसकी गति बढ़ती जाएगी।
तो ऑप्शन इसका जो है, इसका चौथा सही हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने वाली। फिर से समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है पिंड की गति समान रूप से, बस इस पर आप ध्यान दीजिए, त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो त्वरित गति का उदाहरण होता है आपका जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती तो वह त्वरित गति करती। त्वरित गति का मतलब होता है प्रति सेकंड जिसकी स्पीड बढ़ जाए। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हो, उसमें एक्सीलेटर होता है, तो एक्सीलेटर बना कहाँ से? एक्सीलरेशन से ही बना। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का मतलब होता है जो प्रति सेकंड गति बढ़ा है। वहीं से आपको बाइक में या गाड़ी में जो लगा होता है एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं। क्लियर? इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ ध्यान से समझो, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी? ध्यान से समझो, हायर रेजिस्टेंस का मतलब होता है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। और फिर कह रहा है टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया धारा या करंट। अब समझो ध्यान से, कह रहा है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ध्यान से समझो, उसको कहते हैं हम लोग कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी, यानी विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो धारा का प्रवाह होने से रोकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, और इंसुलेटर का मतलब होता है आचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अगर ना पता हो, चालक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी वस्तु में या किसी धातु में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं चालक। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जो पहले तो अचालक की तरीके व्यवहार करते हैं और बाद में उनमें जब कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और एग्जाम्पल होते हैं आपके जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, आपने क्लास 12 में भली भांति पढ़ा होगा। चालक में आपके ढेर सारी धातुएं आ जाती है, सबसे श्रेष्ठ चालक चांदी होती है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार बना के आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि सबसे श्रेष्ठ चालक कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ चालक कौन सा है, तो वो होती है आपकी चांदी, ठीक, सिल्वर, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में एजी ऐसे बोलते हैं। क्लियर? सबसे श्रेष्ठ चालक चांदी, बाकी आपका कॉपर हो गई, धातु हो गई, सारी धातु में आ जाती है। अच्छा, अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या बताया हमने? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। और कुचालक विद्युत रोधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह ही नहीं होता। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी को उच्च प्रतिरोध, हायर रेजिस्टेंस का मतलब हो गया उच्च प्रतिरोध, यानी करंट बह ही नहीं रहा है, जिसमें करंट नहीं बहता उसको हम लोग कहते हैं कुचालक। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, देखो ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिए गए। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला पुअर कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया जो खराब चालक हो, और खराब चालक वही होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। तो पूरी बात समझ में आ गई, घुमा फिरा कर पूछा गया तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो दूसरा लिखा हुआ है सेमी कंडक्टर, अर्धचालक नहीं होगा। तीसरा लिखा है वेरी गुड कंडक्टर, नहीं बहुत अच्छा चालक, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है गुड कंडक्टर, अच्छा चालक, ये भी नहीं होगा। तो पुअर कंडक्टर सही होगा। अगर पुअर कंडक्टर की जगह पर ऑप्शन आपको इंसुलेटर दे दिया जाए, या हिंदी में कुचालक दे दिया जाए, या अचालक दे दिया जाए, या फिर विद्युत रोधी कह दिया जाए, चार चार पांच पांच नाम है समझो, या तो आपको हिंदी में कुचालक देगा, या तो अचालक देगा, या तो विद्युत रोधी देगा। तीन नाम हिंदी में होगा, इंग्लिश में आपको या तो इंसुलेटर बोलेगा और या फिर आपसे पुअर कंडक्टर बोलेगा, यानी खराब चालक। और खराब चालक का मतलब हो गया जिसमें करंट न बहे, यानी उच्च प्रतिरोध। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा नहीं जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट आपने 10th और 12th में पढ़े होंगे। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा वेग एक विशेष दिशा में, कह रहा वेग एक विशेष दिशा में, फिर खाली स्थान, दूरी, त्वरण, चाल और विस्थापन। तो देखो वेग एक विशेष दिशा में चाल होती है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आप स्टार बना के पॉइंट क्या लिख लीजिए, वेग एक विशेष दिशा में, विशेष दिशा में क्या होती? तो ये चाल होती है, ठीक। तो ऑप्शन देखो अब कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी एकदम सही हो जाएगा, चाल। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है विद्युत धारा को फिर खाली स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। कह रहा है जो विद्युत धारा है
यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है। घुमा फिरा कर आप डायरेक्ट ये बात समझ लो कि विद्युत धारा का मात्रक, अभी अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर एम्पियर ना दिया जाए तो आप थोड़ा फार्मूले पर वापस आइए। देखो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, Q बराबर आई टी। जब यहाँ से I का मान निकालोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान टी। Q का मात्रक होता है कूलाम यानी आवेश, और T फॉर हो गया टाइम यानी समय। ठीक, तो समय ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखोगे, कूलाम प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो देखो जब भी धारा का मात्रक पूछे तो या तो आपको डायरेक्ट एम्पियर दिया जाएगा, जैसा चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, या फिर आपको कूलाम प्रति सेकेंड भी दे सकता है। तो इस फार्मूले से आप कूलाम प्रति सेकेंड में निकाल लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। और थोड़े ऑप्शन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो गौर से लिखा हुआ है वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है, ये होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति या दक्षता का मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है ना, शक्ति या दक्षता का मात्रक क्या होता है, दक्षता का भी मतलब होता है क्षमता, और क्षमता का मतलब भी होता है शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। आगे लिखा हुआ है जूल। जूल किसका मात्रक होता है, ये कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। देखो हमने बार बार वो बात बोली, जो प्रश्न आया है वही नहीं आएगा, उससे राउंड फिगर में प्रश्न बनेंगे, आप राउंड फिगर में तैयार करके जाइए। यकीन मानो आपका फिजिक्स का एक सिंगल क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसा भी आपसे गलत नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो मीटर किसका किसका मात्रक होता है, मीटर दूरी का भी होता है और विस्थापन का भी होता है। ठीक, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, बस इतना अंतर है। और रही बात एम्पियर, तो एम्पियर तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये धारा का मात्रक होता है। अगर थोड़ा सा घुमाए फिराएगा तो एम्पियर ना लिख के आपको क्या दे देगा, कूलाम प्रति सेकेंड। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझना। आगे क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ध्यान से समझो, कह रहा है जैसे आपके मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है, पृथ्वी। आप सभी लोगों को पता है पृथ्वी के चारों तरफ जो पिंड घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा सफेद होता है, तो ऐसे बना लीजिए, ये हो गया आपका मून। कह रहा है इस पृथ्वी के चारों तरफ जो ये आपका चंद्रमा ऐसे ऐसे करके घूमता है, कह रहा है ये किस बल के कारण घूमता है, यानी कौन सा बल इसके लिए उत्तरदायी है। तो एकदम आसान प्रश्न, आप लोग खूब पढ़ते आए होंगे, ये होता है अभिकेंद्र बल। और देखो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, देखो जैसे ऐसे रोड होती है, ठीक, तो जब हम लोग साइकिल को, अगर यहाँ पर हम छोटी से ऐसे साइकिल रफली बना दें, ठीक, ये है, ठीक, यहाँ पर आपकी साइकिल चल रही है। अगर आपसे, ध्यान से समझो, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, जैसे ही मोड़ आता है, मोड़ पर जब साइकिल को मोड़ते हैं तो थोड़ी सी झुक जाती है, ये कौन सा बल होता है, तो ये भी आपका होता है कौन सा, अभिकेंद्र बल। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम साइकिल को चलाते हैं तो मोड़ पर मुड़ते समय, या जब हमारी कार मुड़ती है तो उसके अंदर वाले पहिए उठ जाते हैं, तो ये किस बल के कारण होता है, ये भी अभिकेंद्र बल होता है। और चंद्रमा जो आपका पृथ्वी के आसपास घूमता है उसका भी मुख्य कारण क्या है, अभिकेंद्र बल। पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, लिखा है विद्युत आवेश का SI मात्रक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विद्युत आवेश, इसके बारे में पूछा गया है, विद्युत आवेश। आवेश को हम लोग क्यू कहते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, IT। तो देखो अगर आप फार्मूले से जाओगे IT, तो एक तो आवेश का मात्रक जो हो जाएगा, आवेश का मात्रक वो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा, देखो I का होता है एम्पियर और T का हो जाएगा सेकेंड, समय यानी, तो एक तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया गया तो एक मात्रक होता है कूलाम। दोनों ही आप नोट कर लीजिए, ये नहीं कि ऑप्शन देखा कूलाम है बस कूलाम को सही कर दिए जल्दबाजी में, बाकी चीजें नहीं पड़ी। Q बराबर IT होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है, T का मात्रक सेकेंड होता है। तो एक आपको एम्पियर प्रति सेकेंड भी दे सकता है और दूसरा आपको कूलाम भी दे सकता है। फिलहाल में यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप देख रहे होंगे विद्युत आवेश किया पूछ रहा है SI का क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन C आपका एकदम सही हो जाएगा, कूलाम। बोलो कोई समस्या, आगे समझ लेते हैं। अभी अभी आपको हमने बताया था जूल किसका मात्रक है, जल्दी रिपीट करो फटाफट, बताओ जूल किसका मात्रक है। ये एक तो कार्य का मात्रक होता है, दूसरा ऊर्जा का मात्रक होता है, नोट करते जाओ। न्यूटन किसका मात्रक है,
न्यूटन बल का मात्रक है, क्योंकि बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। और आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, F=1/4πε0 Q1 Q2/r², क्लास 12 में जरूर पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। अगला लिखा हुआ है वाट। वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक, बाकी चीजें एकदम आसान थी, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। ये आगे इसको 2 मात्रा में नोट कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। क्लियर, आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो 11 नंबर लास्ट में दिख रहा होगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। देखो कोई भौतिक राशि, जैसे आपने Q का मान निकाला, मान लो वो आ गया 10 कूलम, कितना आ गया, तो कह रहा है जो अंकीय मान है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिख रहा है कोई, पहला लिखा हुआ संदर्भ नहीं होगा, दूसरा लिखा परिमाण, बिल्कुल सही परिमाण हो जाएगा, दिशा भी नहीं होगा और दूरी भी नहीं होगा। क्लियर, तो कह रहा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमाण। यहाँ तक क्वेश्चन 11 हो गए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सामने आपको दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या। विद्युत ऊर्जा जानते हो आप लोग, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा की, देखो अभी हमने कहा था ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। समझो ध्यान से, हमने आपसे अभी क्या कहा था कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है विद्युत ऊर्जा, ध्यान से समझो, यहाँ पर उसने पूछा है विद्युत ऊर्जा का, कह रहा व्यवसायिक इकाई क्या, तो व्यवसायिक होता है kWh, किलोवाट घंटा। 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब देखो यहाँ पर आपके क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, सारे पॉइंट हमने ढंग से लिख दिए हैं, समझो ध्यान से। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होगा, तो जूल। अगर पूछ दे व्यवसायिक मात्रा क्या होगा, तो किलोवाट घंटा। ध्यान से समझो, अगर आपसे कहे एसआई मात्रक क्या होगा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, तो वो जूल होगा। और अगर आपसे पूछ दे व्यवसायिक, क्या बोलते, व्यवसायिक मात्रा क्या होगा, तो वो होता है kWh, किलोवाट घंटा। कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछता है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक, देख रहे होगे यहाँ पर भी जूल आया, क्योंकि मात्रा की जूल होता है। जब व्यवसायिक पूछता है तो आपको kWh याद रखना है। तो फिलहाल में यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ किलोवाट घंटा, वाट घंटा नहीं होगा, वाट प्रति घंटा भी नहीं होगा, किलोवाट प्रति घंटा, बाकी ये नहीं होगा। क्लियर, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ पहले ही खाली स्थान दिया गया है, फिर कह रहा है समय, ध्यान से समझो, समय और ग्राफ। कह रहा है समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो देखो चाल से फार्मूला निकालो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब कह रहा है चाल दर्शाता है, समय आपको दिया गया, तो कमी किसकी है, दूरी की, तो यहाँ पर दूरी सेट कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कुछ लोगों को कम पल्ले पड़ा होगा, पहले खाली स्थान दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या लिखा है, समय, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। समय लिखा है, क्या लिखा हुआ है, चाल। अब समय और चाल मिल गया, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको समय मिल गया, चाल मिल गया, कमी किसकी थी, दूरी, तो यहाँ पर दूरी को सेट कर दो, यानी दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगला देखो 14 नंबर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको भी। 14 नंबर में लिखा है दूरी की निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी का मात्रक आपको बताना है, या दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। अभी अभी हमने आपको देखो वाट के बारे में हमने क्या बताया, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, हर बार हम लिख रहे हैं। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का या फिर कार्य का। क्लियर, इधर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, और यही आपसे पूछा गया था बी। और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अब देखो वापस आके थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, समझते हैं क्या। आपसे बोला गया है कि दूरी का मात्रक क्या है, और दूरी का मात्रक यहाँ पर दिया गया है प्रकाश वर्ष। ऐसा क्यों क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वर्ष देखकर ज्यादातर लोग समय क्लिक कर देते हैं कि समय का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, इसको आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, और यह दूरी का बड़ा मात्रक होता है जब हमको बहुत बड़ी दूरियां ज्ञात करनी होती हैं, जैसे आकाशीय पिंडों की दूरी, या सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से
चंद्रमा की दूरी, इतनी बड़ी दूरी ज्ञात करते तब वहाँ मीटर सेंटीमीटर का काम नहीं होता है, वहां पर हम मात्रक यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का वर्ष देखकर आपको टाइम का कंफ्यूजन होगा तो वर्ष देखकर आप टाइम को कभी मत क्लियर करिए। क्लियर? तो 14 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की समानता होगी। फिर से पढ़ लो, मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन देखते, पहला लिखा है डाल्टन का नियम, बिल्कुल नहीं होगा। फिर लिखा हुआ गैल-लुसाक का नियम, बिल्कुल नहीं होगा, गैल-लुसाक नियम 11th में पढ़ा होगा। फिर लिखा हुआ है आवोगाद्रो का नियम, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और चौथा लिखा चार्ल्स का नियम, इसकी भी कोई बात नहीं। यानी 1811 में देखो मेन चीज आपको क्या देखना, ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसने बताया था? आवोगाद्रो का नियम, क्लास 12 केमिस्ट्री में भली भांति पढ़ा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो 2022 में ये भी क्वेश्चन, 2022 में जितने भी यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन हमने करवाए हैं सारे के सारे 2022 के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 23 के हम करवाएंगे, फिर 24 के करवाएंगे, पीछे 21, 20 के हर साल के फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही करवाएंगे जैसे हमने जीके जीएस के बाकी टॉपिक करवाए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। बस आप ध्यान धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, बस हम चीज़ों पर ध्यान देते रहिए और धैर्य के साथ लगन लगा कर पढ़ते रहिए। अभी देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो घुमा दिया गया, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था शुरुआत में ही कि त्वरण का मात्रा क्या होता, तो वहां पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये दिया गया रहा, कह रहा किसका मात्रक है, तो आप ढूंढ लो त्वरण कहाँ पे लिखा है, तो इसका ऑप्शन एकदम भी सही हो जाएगा, क्या? त्वरण। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या होता है? केवल मीटर। चाल का मात्रक क्या होता है? इसका भी मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक वही वेग का मात्रक। चाल आपकी अदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। यहाँ पर रिवर्स करके क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो ये त्वरण की इकाई है। क्लियर? जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पथ, यानी द मोशन ऑफ द बॉडी यानी किसी वस्तु का या किसी पिंड की गति मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पथ यानी वृत्तीय पथ के आसपास घूम रहा है। एन एग्जाम्पल आप, ये किसका एग्जाम्पल है देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है डिक्लेरेटेड मोशन, फिर लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, फिर लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और फिर लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं त्वरित गति। क्या बोलते हैं? त्वरित गति। ध्यान से समझो। तो कह रहा है जब कोई पिंड या जब कोई बॉडी किसी वृत्तीय पथ में एलोंग घूमता है या गति करता है तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो गति होती है आपकी त्वरित गति, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या? एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? आसान प्रश्न थे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं 18 नंबर। कह रहा है क्यू शुद्ध आवेश है, टी समय, यानी क्यू जो है वो आपका क्या है? आवेश है, और टी क्या है आपका? टी आपका समय है। कह रहा है तो निम्न में से कौन सा सही है, तो आपने अभी अभी हमने आपको सिखाया था एक फार्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी। कैपिटल Q है तो कैपिटल Q बराबर क्या होता है? आई टी। तो ये फार्मूला आपको ढूंढना है। देखो कहीं Q का फार्मूला दिया, देखो Q बराबर आई बटे टी दिया है। जल्दबाजी में आप ये सही कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से Q बराबर आई टी आई के रूप में निकालोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान टी। तो इसका अब ऑप्शन ढूंढूं, Q बराबर आई टी को समझकर जल्दबाजी में ये सही मत कर देना, ये है गलत। यहाँ देखो आप, तो क्या लिखा हुआ है? आई बराबर Q अपान टी, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? Q बराबर आई टी। तो या तो ऑप्शन आपको Q बराबर आई टी दिया जाएगा या फिर I इक्वल Q अपान टी दिया जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। लिखा है पहले ही ब्लैंक दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? पहले ही ब्लैंक दे दिया गया, पहले ही ब्लैंक दे दिया गया। कह रहा इज ए चेंज ऑफ पोजीशन,
यानी अगर यहाँ से हम किसी ऑप्शन को उठाएं तो कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन या ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कह रहा है चेंज ऑफ पोजीशन, जो उसकी अवस्था को बदल देगा। तो क्या पहला ऑप्शन मोशन। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर हम मोशन को सेट करें, मोशन का मतलब होता है गति। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, यानी किसी वस्तु की परिवर्तन ही तो गति कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ गति किया होगा कि नहीं। तो पहला ऑप्शन एकदम इसका सही जगह। दूसरा कह रहा है स्पीड, स्पीड का मतलब होता है चाल, बिल्कुल नहीं होगा। अगला लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेग नहीं होगा। अगला लिखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एकदम इसका सही हो जाएगा। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, बस लाइन आप याद कर लीजिए, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है। कह रहे जी के मान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जी का मान आपको बताना है। तो जी का मान क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 20। जी को हम लोग कहते हैं, पहले तो आप ये समझो इसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान क्या होता है वो आपको आना चाहिए, 6.67 गुणे 10 की घात -11। इसका मात्रक क्या होता है वो आपको आना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने, और इस मान को जी के मान को किसने बताया, तो ये वैज्ञानिक थे आपके कैवेंडिश। कौन से वैज्ञानिक थे, कैवेंडिश। यानी वैज्ञानिक कैवेंडिश ने कैपिटल जी के मान को बताया था। वो मान कितना होता है, 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा जी को कहते क्या है, तो आपको बता देना जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल जी देगा, इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अपनी कॉपी में हर एक चीज नोट करते जाइए। बेशक हम लोगों ने आज 20 प्रश्न किए हैं, लेकिन यकीन मानो लगभग 40 के बराबर होंगे। आप देख रहे होंगे ऑप्शन की भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन है आपसे गलत ना हो। फिर से समझ लो, अगर स्मॉल जी की बात करें तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसका भी मान पूछ सकता है। तो इसका भी मान लगे हाथ तो लिख लो 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है इसका मान, 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ लगे हाथ तो एक बात हमने और लिख दी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो समझ गए होंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब सामने आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन हमारा था केवल एक। यानी अगर स्मॉल जी पूछे तो उसका मान होता है 9.8 या 10 भी लिख सकते हैं। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी कहे तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान क्या होता है, 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये किसने खोजा था, कैवेंडिश ने। अब जो आपका क्वेश्चन था वहां पर वापस आते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है मैरी क्यूरी, नहीं होगा। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। क्लास 12 में आपने पढ़ा होता, हस्बैंड वाइफ दोनों ही साइंटिस्ट थे। कौन, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। फिलहाल में ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का जनक माना जाता है ना। प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन, ये भी नहीं होगा। आगे लिखा है हेनरी कैवेंडिश, तो ऑप्शन आपका सी एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला लिखा माइकल फैराडे, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। और आप इसी तरीके लिख कर प्रैक्टिस करो। जितनी भी चीज़ें हम अलग से, जितने भी अलग से पॉइंट बताते हैं उनको भी लिखो, तैयार करो। सिर्फ क्वेश्चन के पीछे मत भागो कि जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ले जाएंगे। ये आपके SSC CGL 2022 के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके फिजिक्स के बने थे। अब देखो थोड़े थोड़े ही होंगे, ये नहीं कि हम 150 क्वेश्चन फिजिक्स में करवाते। आप खूब कॉमन सेंस लगाओ कि एक वर्ष में GK GS में हिस्ट्री भी आनी, ज्योग्राफी भी आनी है, इकोनॉमिक्स भी आनी, बायोलॉजी भी आनी, केमिस्ट्री भी आनी, फिजिक्स भी आनी। तो क्या 150 प्रश्न थोड़े ना फिजिक्स के बन जाएंगे। 20, 22, 25 इतने लास्ट होते हैं हर साल, जो आपके टोटल आपके सभी शिफ्ट का मिलाकर जो बनते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वही बार बार का कहना कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस में आपकी जो भी टॉपिक है, चाहे वो जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों ना हो, चाहे वो जनरल नॉलेज में आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों ना हो, सबकी तैयारी करवाई जाएगी। चाहे वो SSC MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो। पिछले वर्ष सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराए थे। प्ले लिस्ट में जाकर डेली एक 2 वीडियो निपटाना चालू कर दीजिए। तैयारी सिर्फ 4 दिन पहले से नहीं होगी कि जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 4 दिन एग्जाम के बचेंगे तब आप एकदम दिन रात एक की और 100 तक नहीं रहे हो। ऐसे तैयारी अच्छी नहीं होती है। आप अभी से धीरे धीरे माहौल बनाना चालू कर दो। 70 से 75 दिन बचे हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, चाहे वो MTS का एग्जाम हो।
आप एक एक दो दो वीडियो 20-20 30-30 प्रश्न धीरे धीरे तैयार करते रहिए, ताकि धीरे धीरे आपको एकदम बोझ ना हो आपको तैयारी करने का। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के ढेर सारे टॉपिक वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।